Assalamualaikum, dear students. So we are continuing with our first chapter from the Lipin Court, and हमारा टॉपिक है एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अमाइनो एसिड्स हमारे पास जब एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है उनके कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से, एंड उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उनके अमाइनो ग्रुप की वजह से। अब हमारे पास क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस जो हमारे पास एसिडिक का भी काम करते हैं एंड बेसिक का भी काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक एंड अमाइनो एसिड्स आर वन ऑफ देम। राइट, देन यहाँ पे कह रहा है कि अमाइनो एसिड्स की जो साइड चेन होती है, जो आर ग्रुप होता है, वो हमारे पास जो होता है वो आयोनाइज हो सकता है, उसके अंदर आयोनाइजेबल पार्ट होता है। सो उसका भी रोल होता है इन चेंजिंग द पीएच। राइट, अच्छा, पीएच पे ही आ जाते हैं, पीएच की डेफिनेशन पे आते हैं। तो पीएच इज सिंपली डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, याद रखिए, उतनी पीएच कम होती है। जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच कम होती है लेकिन हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एसिड है HA। अब ये एसिड हमारे पास डिसोसिएट हो गया, रिवर्सिबली डिसोसिएट हो रहा है इनटू H पॉजिटिव आयन। एसिड है तो H पॉजिटिव देगा एंड A नेगेटिव। अब A नेगेटिव, ये जो एनायन है, दिस इज कॉल्ड आइदर कॉन्जुगेट बेस या इसको कहा जाता है सॉल्ट। अब इनको रीअरेंज करके, यानी हम इन दोनों को लेंगे इन न्यूमरेटर और HA को लेंगे इन डिनोमिनेटर, हम एक कांस्टेंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। जितना ये ज़्यादा होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा एसिड की डिसोसिएशन हो रही होगी। लेकिन अगर इस कांस्टेंट का हम लॉग ले लें एंड Ka से उसका लॉग लेने के बाद हम बना देते हैं Pka, नेगेटिव लॉग लेने के बाद। सो Pka इज जस्ट अपोजिट टू Ka, यानी जितना Ka ज़्यादा उतना एसिड आपका स्ट्रांग ज़्यादा। Ka ज़्यादा हो गया तो एसिड उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, लेकिन Pka उस एसिड की उतनी ज़्यादा कम होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एंड जस्ट वाइस वर्सा। एंडरसन हेज़ल-बेलेच इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन पे कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस को यूज़ करके हम फाइनली एक इक्वेशन बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एंडरसन हेज़ल-बेलेच इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन से हमें पीएच का रिलेशन पता लगता है Pka से, एंड पीएच का रिलेशन पता लगता है हमारे पास कॉन्जुगेट की कंसंट्रेशन से एंड एसिड की कंसंट्रेशन से। यानी इन सब चीज़ों का आपस में रिलेशन बताने वाली ये इक्वेशन है। और दूसरा, हमारे पास जो बफर्स होते हैं, जिनको आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको बता देता हूँ। तो बफर हमारे पास उस सॉल्यूशन को सिंपली कहते हैं जो अपनी पीएच में चेंज आने से रोके। अब बफर हमारे पास एसिड और उसकी सॉल्ट, यानी सॉल्ट बोलूँ या कॉन्जुगेट बेस बोलूँ, उनको मिक्स करने से बनाया जाता है अगर वो एसिडिक बफर है, या बेस एंड उसकी सॉल्ट, उनको मिक्स करने से बनाया जाता है अगर वो बेसिक बफर है। अच्छा, अगर बफर के अंदर एसिड डाला जाएगा तो वो अपनी पीएच में चेंज नहीं लाने देगा, वो क्या कर देगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। सेम अगर उसी बफर के अंदर बेस डाला जाएगा तो वो उसको भी न्यूट्रलाइज करके अपनी पीएच के अंदर चेंज मिनिमम से मिनिमम आने देगा। किसी भी बफर की जो पीएच है वो हम डिटरमाइन करते हैं थ्रू हेंडरसन हेज़ल-बेलेच इक्वेशन। अच्छा, कह रहा है कि अगर हमारे पास जो बफर है वो अपना मैक्सिमम फंक्शन तब कर रहा होगा, उसकी मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी तब होगी जब पीएच Pka के इक्वल होगी। जब पीएच किसके इक्वल होगी, Pka के इक्वल होगी, तो बफर वुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव बफर। बट अगर पीएच एक या दो यूनिट, एक यूनिट ज़्यादा, सॉरी, या एक यूनिट कम है Pka से, तब भी बफर इफेक्टिव बफर माना जाता है। यानी बफर को सेट करने वक्त आपने इन दो बातों का ख्याल रखना है। अब जैसे कह रहा है कि हमारे पास एक एसिटिक एसिड का बफर है एंड उसकी Pka है 4.8। अगर हमने इस बफर को बनाया, एसिटिक एसिड की जो हमारे पास Pka है 4.8 है, अगर हमने इस एसिड से बफर बनाया एंड उसकी pH भी हमने 4.8 सेट कर ली, तो दिस वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव बफर। लेकिन अगर ये 3.8 तक बना, एक पॉइंट नीचे और अगर एक पॉइंट ऊपर 5.8 तक बना, तब भी दैट बफर वुड परफॉर्म इट फंक्शन वेरी इफेक्टिवली। लेकिन अगर हम या तो
3.8 से कम कर लें फॉर एग्जांपल इस केस में, या 5.8 से ज़्यादा कर लें, बफर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, उसके जो आई वुड से डोमिनेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपके पास चेंज कर जाते हैं अपने ओरिजिनल शेप को। लाइक अगर हमारे पास जो एसिड है मौजूद होगा बफर के अंदर, एंड उस एसिड का एनायन, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस या उस एसिड का सॉल्ट, अगर फॉर एग्जांपल ये एसिडिक बफर है, ये अपने ओरिजिनल हाल में मौजूद नहीं होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि पीएच मैंने 3.8 से कम कर दी, तो 3.8 से कम कर दी तो यानी मैं एसिडिक की तरफ चला गया, ज़्यादा एसिडिक की तरफ चला गया, तो जो उसका आपके पास एसिडिक कंपोनेंट है वो डोमिनेट कर जाएगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ वहीं पर मैं पीएच 5.8 से भी ऊपर ले गया, तो उसका आपके पास जो बेसिक कंपोनेंट है वो डोमिनेट कर जाएगा। एंड फॉर द बफर टू वर्क इफ़िशिएंटली, दोनों कंपोनेंट्स का एक इक्वल बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर वो बैलेंस आपने डिस्टर्ब कर दिया, सो दैट बफर वुड नॉट बी वेरी फंक्शनल, राइट। देन हमारे पास कुछ और डिसोसिएशन कांस्टेंट्स डिस्कस होते हैं। ये तो हमारे पास थे एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। अब अमाइनो एसिड जो है वो भी हमारे पास, आपको पता है, एसिड का भी काम कर रहे हैं, बेसिक का भी काम कर रहे हैं। सो अमाइनो एसिड्स के भी डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होते हैं। उनके एसिडिक कंपोनेंट का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका अलग डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड K1। एंड उनके बेसिक कंपोनेंट का, अमाइनो ग्रुप का, अलग डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड K2। अब जो उनका कांस्टेंट K1 होता है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2। ये आपको बात याद रखनी है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2। अच्छा, अगर मैं निकाल दूंगा इन दोनों का pKa बाय एडिंग नेगेटिव लॉग, तो आपको पता है pKa में रिलेशन रिवर्स हो जाते हैं। सो pK ऑफ 2 वुड बी ग्रेटर देन pK ऑफ 1। यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आ गई। अब मैं K1 या इसने बताया कि कैसे हम निकालते। K1 हम प्रोटॉन की कंसंट्रेशन लेते, देन डबल आई इज यूज टू डिनोट, इट इज यूज टू डिनोट आइसोइलेक्ट्रिक फॉर्म, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। अब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अमाइनो एसिड के हम 3 फॉर्म्स डिस्कस कर रहे होंगे, जो आगे हम बताएंगे आपको, फॉर्म 1, 2 एंड 3। उनमें जो फॉर्म 2 होता है दैट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक फॉर्म। ये इस पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। एंड डिनोमिनेटर में हम क्या डाल रहे होते हैं, डिनोमिनेटर में हम डाल रहे होते हैं सिंगल आई, एंड दैट स्टैंड फॉर फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म, एंड दैट फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म इज द फॉर्म 1। ओके, पहले इन 3 फॉर्म्स को ही क्लियर कर देते हैं। सो हमारे पास अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल एलेनिन है, तो एसिड के अंदर उसकी एक दूसरी फॉर्म होगी, दैट वुड बी कॉल्ड फॉर्म 1। न्यूट्रल सॉल्यूशन में उसकी जो फॉर्म होगी दैट वुड बी कॉल्ड फॉर्म 2, एंड बेसिक सॉल्यूशन में जो उसकी फॉर्म होगी दैट वुड बी कॉल्ड फॉर्म 3। यानी दे आर बेसिकली ऑन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम एसिडिक सॉल्यूशन पे बात कर लेते। तो एसिडिक सॉल्यूशन में आपको पता है अमाइनो एसिड किसका काम कर रहा होगा, बेस का। एंड बेस का वो काम कैसे करेगा, वो प्रोटॉन्स को ऑब्टेन कर लेगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें प्रोटॉन्स ऑलरेडी ज़्यादा होंगे, तो उन प्रोटॉन्स को अमाइनो एसिड आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। सो दिस फॉर्म जिसके अंदर अमाइनो एसिड फुली प्रोटॉन से भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड फॉर्म। एंड इसके अंदर अमाइनो एसिड पर जो नेट चार्ज होती है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। यानी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर अमाइनो एसिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज दे आर गेटिंग द पॉजिटिव प्रोटॉन्स। अगर हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो अब फॉर्म 2 में अमाइनो एसिड आ जाएगा, एंड इस फॉर्म के अंदर उसके पास कोई भी नेट चार्ज नहीं होगी, दैट नेट चार्ज इज 0। अमाइनो एसिड वुड बी एग्जिस्टिंग इन द डाइपोलर स्टेट, एक पॉजिटिव पोल होगा, एक नेगेटिव पोल होगा, एंड दिस अमाइनो एसिड फॉर्म इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक फॉर्म। और इस फॉर्म में जब अमाइनो एसिड होगा तो उसकी जो पीएच होगी उस सॉल्यूशन की दैट वुड बी कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। अच्छा, अब एलेनिन जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 6 के करीब, या आई वुड से 5.7 के करीब ये फॉर्म हासिल कर लेता है, तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक फॉर्म उस पीएच पर कहलाया जाएगा। एंड एक हमारे पास फॉर्म आती है अमाइनो एसिड की, फॉर्म 3, दैट इज द फॉर्म इन द बेसिक सॉल्यूशन। अब उसके अंदर क्या होगा कि अमाइनो एसिड विल लूज ऑल द प्रोटॉन्स। जब सारे प्रोटॉन्स अमाइनो एसिड से चले जाएंगे देन अमाइनो एसिड वुड बी नेगेटिवली चार्ज। तो आपको याद रखना है बेस के अंदर अमाइनो एसिड पर कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव, एंड एसिड के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव, राइट। सो ये 3 फॉर्म्स होती हैं अमाइनो एसिड की। अच्छा, देन
इनमें मेन जो आपको याद रखनी है दैट इज़ द आइसोइलेक्ट्रिक फॉर्म। आइसोइलेक्ट्रिक फॉर्म में आपको याद रखना है कि अमाइनो एसिड इज़ डाइपोलर, पॉइंट 1। अमाइनो एसिड पर नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। एंड जिस पीएच पर अमाइनो एसिड इस फॉर्म में आ जाएगा, आइसोइलेक्ट्रिक फॉर्म में आ जाएगा, फॉर्म 2 में आ जाएगा, दैट पीएच इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उसे कहते हैं। एंड वो पीएच आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आपके पास जब एसिडिक फॉर्म में था अमाइनो एसिड, उसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप जो था उसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट था दैट वुड बी K1, एंड उसका नेगेटिव लॉग निकालेंगे दैट वुड बी PK1। यूं ही आपके पास जब वो बेसिक में चला गया तो जो अमाइनो ग्रुप था, अमाइनो ग्रुप का भी एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है दैट इज K2, एंड K2 की आप पीके निकाल लेंगे नेगेटिव लगा के, देन दैट वुड बी PK2। अब PK1 एंड PK2 का एवरेज, यानी PK1 एंड PK2 का आपके पास जो एवरेज होता है दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द अमाइनो एसिड, राइट? ये आपको याद होना चाहिए। देन हम आते हैं पीकेज एंड सीक्वेंशियल डिसोसिएशन पर। सो दिस होल टॉपिक बेसिकली एक्सप्लेन्स कि आपके पास अमाइनो एसिड फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म से फुली डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में कैसे जा रहा होता है, हाउ द होल सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस। देन ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे चलते हैं बफर पेयर्स पे। बफर पेयर्स आपके पास पता हो आपको, एक होता है कार्बोक्सिल पार्ट जो बफर का काम कर रहा होगा। देख लें अगर अमाइनो एसिड हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर है तो ये कार्बोक्सिल पार्ट एंड ये हमारे पास अमाइनो पार्ट दोनों आपके पास बफर का काम कर रहे होंगे, ये प्रोटॉन ले रहे होंगे। एंड यही जब हम चले जाते हैं बेसिक सॉल्यूशन के अंदर तो यही आपके पास प्रोटॉन देने का काम कर रहे होते हैं। सो अमाइनो एसिड एसिड भी हैं, अमाइनो एसिड्स बेस भी हैं। दैट्स वाई दीज काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। एंड अमाइनो एसिड्स क्योंकि अपनी सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन कर रहे हैं, आइदर वो एसिड के अंदर है उसके अंदर भी वो फंक्शनल है, बेस के अंदर है तो बेस के अंदर भी वो फंक्शनल है। सो दे ऑल्सो वर्क एज बफर ड्यू टू देयर कार्बोक्सिल ग्रुप एंड ड्यू टू देयर अमाइनो ग्रुप। जब आपको पता है पीएच पीके के इक्वल हो जाए, देन यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास जब पीएच पीके के इक्वल हो जाए, पीके दो टाइप की हैं, एक PK1 एक PK2। अगर पीएच हमारे पास सॉल्यूशन की PK1 के इक्वल है तो हमारे पास फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 विल इक्वली एग्जिस्ट इन दैट सॉल्यूशन। एंड अगर हमारे पास pH इज इक्वल टू PK2 तो फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3 विल इक्वली एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हमने ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर लिया है। अब इसके अंदर आपको पता है कि अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन द डाइपोलर फॉर्म जिसमें नेट चार्ज 0 होगी। एंड एलेनिन के केस में इसने हमें आइसोइलेक्ट्रिक कैलकुलेट भी करके दिखाई है कि आप एवरेज लेते हो PK1 एंड PK2 का। PK1 में आपके पास PK1 कितनी थी 2.3 एंड PK2 कितनी थी 9.1, दोनों का एवरेज लिया है दैट करस्पॉन्ड्स टू ऑलमोस्ट 5.7 एंड दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द एलेनिन। अच्छा, देन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ना, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है लेबॉर्ट्री में, क्योंकि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ना उनकी सेपरेशन इसके थ्रू की जाती है। जैसे कह रहा है कि अगर हमारे पास आपको पता है पीएच हाई होगी तो प्रोटीन विल अमाइनो एसिड विल कैरी नेगेटिव चार्ज, एंड ऑब्वियसली जिस प्रोटीन के अंदर होगा वो प्रोटीन भी नेगेटिव बन जाएगा, नेट चार्ज उस पर भी नेगेटिव आ जाएगी। या एसिड के अंदर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो प्रोटीन आपके पास अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है, एंड वो मूव कर रहा होगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। इससे एक तो हमें पता लग जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल हैवी वेट प्रोटीन है तो वो स्लो मूव कर रहा होगा, लाइट वेट प्रोटीन है तो वो फास्ट मूव कर रहा होगा। एंड जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कर रहा होगा एक वो, एंड जिस रफ्तार से कर रहा होगा वो, इससे हमें पता लग जाएगा कौन सा प्रोटीन है एंड उस प्रोटीन से कौन सी डिजीज एसोसिएटेड है। यानी अगर वो प्रोटीन नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में है या कम क्वांटिटी में है तो उसका भी हमें अंदाज़ा लग जाएगा। अच्छा, न्यूट्रल पीएच पर नेट चार्ज कितनी होती है अमाइनो एसिड पर, इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात वो कह रहा है कि आपके पास अमाइनो एसिड के पास दोनों चार्ज ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप। अच्छा, कह रहा है ग्लूटामेट हो गया, एस्पार्टेट, हिस्टीडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, इनके पास आपके साइड चेन्स जो होती हैं वो भी चार्ज्ड होती हैं, ठीक है। एंड अमाइनो एसिड के बारे में वही बात कर रहा है कि दे आर टर्म्ड एम्फोटेरिक बिकॉज दे कैन आइदर एक्ट एज एसिड और बेस। बफरिंग पर आ जाते हैं। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हमारे पास है, ब्लड का एक वेरी इंपॉर्टेंट बफर है।
जो ब्लड के अंदर हर वक्त फंक्शनल होता है, एंड इसका काम क्या होता है कि पीएच को इस नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करना है। दिस इज स्लाइटली अल्कलाइन पीएच जो हमारे ब्लड की होती है एट ऑल द टाइम। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका सारा लिविंग सिस्टम है ना, वो इस पीएच पे काम कर रहा होता है। सारे एंजाइम्स ऑलमोस्ट इस पीएच पे काम कर रहे होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हमारे पास स्टमक में जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक पीएच में 1.5 से 3.5 के करीब काम कर रहे होते हैं, या लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो 4.5 से 5 के दरमियान काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो ब्लड की पीएच है, आर्ट्रियल ब्लड की पीएच 7.45 या 7.35, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी बंदे के लिए, एंड उस पीएच को मेंटेन करने वाले बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हमारे पास होते हैं। अच्छा, ये पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा होता है, दैट इज़ द डिटेल्ड टॉपिक। अब कह रहा है कि हमारे पास बॉडी के अंदर हर वक्त एसिड्स बन रहे होते हैं या एसिड्स बॉडी से खारिज हो रहे होते हैं। जैसे हमारे पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स बनते हैं बॉडी में, जैसे लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म में बनता है, या दूसरे एसिड्स बनते हैं ग्लूकोज या फैटी एसिड की जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है। कार्बोनिक एसिड हर वक्त बन रहा होता है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हर वक्त बन रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बना देती है, एंड इन एसिड्स को बॉडी से बाहर निकालना एंड बॉडी के अंदर एक नॉर्मल पीएच मेंटेन करना। इसमें एक तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है, लंग्स रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी के अंदर वैल्यू बढ़ जाती है दैन दैट क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट, उसका बाहर जाना ज़रूरी होता है। एंड किडनीज़ का इंपॉर्टेंट रोल है एसिड बेस बैलेंस के अंदर। जैसे किडनीज आपके पास बाइकार्बोनेट को या प्रोटॉन्स, अमोनिया या दूसरे एसिड्स को एक्सक्रीट कर रही होंगी या रिटेन कर रही होंगी, डिपेंड करता है बॉडी की नीड क्या है। बॉडी देख रहे हैं एसिडिक है तो बॉडी में आपको बाइकार्बोनेट आयंस को रिटेन करना पड़ेगा या दूसरे बेसिस को रिटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पीएच एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन। पीएच और ड्रग एब्जॉर्प्शन का आपस में बड़ा रोल है। वो कैसे? क्योंकि हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये खुद या तो वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेसिस होते हैं। अब आपको एक और बात याद होनी चाहिए कि जो आपके पास अनचार्ज ड्रग्स होते हैं, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो ज़्यादा बेहतर एब्जॉर्ब होते हैं सेल मेम्ब्रेन से एज़ कम्पेयर टू चार्ज्ड वंस। पीएच का होना ऐसा होना ज़रूरी है कि अगर उस पीएच पे ड्रग टूटे तो उसके मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हो जो उससे बन रहा है, ताकि वो मॉलिक्यूल्स इजीली आपके पास आ जाए ब्लड, मतलब क्या कहते हैं, हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ आ जाए एंड ईज़िली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। देन हमारे पास कह रहा है कि आपके पास जो ड्रग्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट होना इज़ डिपेंडेंट ऑन सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जो जनरली आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं। देन यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास कुछ एसिडिक ड्रग्स होते हैं, कुछ बेसिक, क्योंकि आपको पता है ड्रग्स आर इटसेल्फ वीक एसिड्स और वीक बेसिस। तो एसिडिक फॉर्म जो होगी ड्रग्स की, वो आपके पास डिसोसिएट होकर प्रोटॉन दे रही होगी, एंड जो बेसिस क्योंकि वीक होते हैं तो वो भी कुछ हद तक डिसोसिएट होकर प्रोटॉन दे रहे होते हैं। अब जो बेस होगा, बेसिक ड्रग होगा, उसका जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होगा वो आपके पास चार्ज होता। अब यह देख लें आप, ये चार्ज है। अब ये वाला जो फॉर्म है ये इतना ज़्यादा कह रहा है कि एब्जॉर्ब नहीं होता। जब ये प्रोटॉन लूज करता है देन इसका जो अनचार्ज पार्ट है इट इज़ मच बेटर एब्जॉर्ब्ड। सो इन लाइन्स में इन्होंने यही बात की थी। अब ब्लड गैसेस एंड पीएच पे आ जाते हैं। सो इस पैराग्राफ को समझाने के लिए आई वुड सिंपली से कि आप इस चार्ट को समझ लें। अगर ये समझ में आ गया देन यू आर ऑल क्लियर। अब एक तो वर्ड होता है एसिडोसिस एंड एक होता है अल्कलोसिस, ये तो आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी पीएच का 7.35 से नीचे आ जाना दैट वुड बी एसिडोसिस, एंड पीएच का 7.45 से ऊपर चले जाना दैट वुड बी अल्कलोसिस। अच्छा, अगर पीएच का चेंज आप ब्लड में ऑब्जर्व कर रहे हो एंड दैट यू आर फाइंडिंग के पीएच इन ब्लड इज एसिडिक, देन द कंडीशन इज कॉल्ड एसिडीमिया। एंड यही पीएच का चेंज अगर ब्लड के अंदर फाइंड करें एंड यू फाइंड के पीएच is somewhat basic, then the condition is called alkalemia. So almost ये टर्म सेम ही होते हैं। अगर ब्लड आ जाए तो ईमिया वर्ड यूज होता है। आई वुड क्लियर दिस थिंग, ओके। अब एसिडोसिस हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है रेस्पिरेटरी, एक होती है मेटाबॉलिक। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से एसिडोसिस हो रही है देन इट वुड बी रेस्पिरेटरी, एंड अगर बॉडी के अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से एसिडोसिस हो रही है, बॉडी में एसिड्स बढ़ रहे हैं, बॉडी की पीएच 7.35 से ड्रॉप कर रही है, देन दैट वुड बी मेटाबॉलिक। अब फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है
कि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे, लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिटेन करते जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एसिड है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये कार्बोनिक एसिड बना देती है। अब यही आपके पास कार्बोनिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ रहा होगा, सो कंडीशन वुड बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब ये किन कंडीशन में होता है? जैसे सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर ही हो रहा होता है। अब इसके अंदर क्या होगा? पीएच क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन हो रही है, इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन हो ही नहीं पा रही, यानी एक्सपायरेशन आप नहीं कर पा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजली रिटेन होती जा रही है, एसिड ज़्यादा रिटेन होता जा रहा है। रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस को बढ़ा दो, आप किडनी के थ्रू बाइकार्बोनेट आयंस को रिटेन करना स्टार्ट कर दो बॉडी के अंदर। यूं ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कॉज डिफरेंट होगा, बॉडी एसिड्स प्रोड्यूस तो कर रही होगी जो एक्सक्रीट नहीं हो रहे होंगे किसी भी रीजन की वजह से। जैसे लैक्टिक एसिडोसिस, इसमें अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ता जाता है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसके अंदर कीटोन बॉडीज बढ़ती जा रही होती है, कीटोन बॉडीज एसिड होती है। या किसी बंदे ने कोई एसिड ले लिया, अब अगेन एसिडोसिस है, तो पीएच क्या होगी? कम, एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, एसिड ज़्यादा बन रहा है बॉडी के अंदर, इश्यू ये है। रिस्पॉन्स क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या करोगे? अच्छा, रिस्पॉन्स के अंदर आप क्या कर रहे होगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेस की बजाय मोर आपके पास क्या होगी? रिलीज होगी। ब्रीथिंग वुड बी हाइपर वेंटिलेशन होगी, ना कि हाइपो वेंटिलेशन, राइट। एंड बाइकार्बोनेट आप बढ़ा दोगे, यानी आप बेस क्या होगा वो भी बढ़ा दोगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप एसिड को क्या कर सको? कंपनसेट कर लो, बफर कर सको। अच्छा, यूं ही एसिडोसिस जैसे रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक होती है, यूं ही हमारे पास अल्कलोसिस होंगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में इशू रेस्पिरेटरी होगा, लंग्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर कर रहे होंगे। जैसे हाइपर वेंटिलेशन अगर किसी पेशेंट को हो जाती है, या एस्थमा के पेशेंट्स को, उनमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट हो जाती है, तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, तो पीएच क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अल्कलोसिस हो जाएगा एंड हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे। इश्यू क्या है कि हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रही है। रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप बाइकार्बोनेट को, बेस को कम रिटेन करो, बेस को बॉडी से एक्सक्रीट कर दो, क्योंकि आपके पास एसिड कम है। एसिड कम है तो आप बेस को भी कम कर दो, सिंपली पीएच वुड बी स्टेबलाइज्ड, अल्कलोसिस होगी ही नहीं। एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर जब आपका ब्लड अल्कलाइन हो जाए एंड उसका कॉज रेस्पिरेटरी ना हो, जैसे अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो वॉमिटिंग के केस में HCl या दूसरे एसिड स्टमक से बाहर आ जाते हैं, तो अल्कलोसिस हो जाती है बॉडी में। या अगर किसी ने कोई बेस इंजेस्ट कर लिया, इसके अंदर भी क्या हो जाएगी? आपके पास अल्कलोसिस हो जाएगी। एल्कलोसिस होगी तो पीएच बढ़ जाएगी एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इनिशियल इशू क्या है कि हमारे पास बाइकार्बोनेट की लेवल, बेस की लेवल, बाइकार्बोनेट क्या है? बेस है, उसकी लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रही है। अब हमें बेस को कम करना है, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एसिड को बढ़ाना है। सो मोर कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय आप लेस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे होंगे? रिलीज कर रहे होंगे ब्रीथ के अंदर, यानी हाइपर वेंटिलेशन नहीं हो रही होगी, हाइपो वेंटिलेशन हो रही होगी, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाली जाएगी। एंड रीनल एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये आपके पास इंक्रीज कर दी जाएगी, क्योंकि अल्कलोसिस है एंड आपके पास अल्कलोसिस में बेस को कम करना है, एसिड को बढ़ाना है। तो एसिड को कैसे बढ़ाएंगे? पहला काम तो कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रिलीज करो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा होगी उतना एसिड ज़्यादा होगा। दूसरा, आप बाइकार्बोनेट आयंस को बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट कर दो, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन वर्क एज अ बेस एंड बेस को आपको कम करना है, तो आप उनकी एक्सक्रीशन बढ़ा दोगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये एक फ्लो चार्ट है, इसको आप एक दफ़ा रीड कर दीजिएगा, आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।